गवार बहू की मॉडर्न सास का पड़ोस में घर वाला बाहर वाला पति। आशा, अब तुम्हारी बारी। अब तुम बताओ, भैया जी अकेले में तुमसे प्यार भरी बातें करते हैं या नहीं? अरे जरूर करते होंगे। आशा हमारे महिला मंडल की सबसे ज्यादा सुंदर और मॉडर्न औरत है। तुम लोगों को याद है जब आशा पहली बार हमारी सोसाइटी में आई थी? मुझे तो उस समय आशा से बड़ी जलन हो रही थी। तुम लोग खीखी करके दांतें दिखाना बंद करो। मेरे हस्बैंड कभी मेरे साथ रोमांटिक नहीं होते हैं और न ही जवानी में ज्यादा रोमांटिक थे। आशा, इस तरह झूठ बोलकर तू हमसे बच नहीं सकती है। तुझे बताना तो पड़ेगा ही। अकेले में भैया जी तुझे गिफ्ट और झप्पी देते हैं कि नहीं? बड़ा मजा आ रहा है ना मेरा मजाक उड़ाने में? तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मेरे हस्बैंड कैसे रहते हैं और मैं कैसी रहती हूँ। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, हम लोगों को किसी फंक्शन में जाना था। मैंने उनसे कहा कि हेयर कलर करवा लीजिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझसे कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे देख रहा है। तू इतनी तैयार होकर रहती है, इतने मॉडर्न कपड़े पहनती है, इतने मॉडर्न अंदाज में फैशनेबल तरीके से रहती है। कुछ फैशन टिप्स भैया जी को भी दे दिया कर। तुम लोग मेरी टांग खिंचाई बंद नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी मेरे पति परमेश्वर की चाय का टाइम हो गया है, मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। बाय। आशा मुस्कुराते हुए सबको बाय करती है और अपने घर चली आती है और किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। मेरी जितनी मॉडल औरत आसपास कोई नहीं है और मेरे पति जैसा आउटडेटेड पति भी आसपास कोई नहीं है। इसी तरह खुद से बातें करते हुए आशा चाय बना लेती है और कप में डालकर बालकनी में खड़े राम प्रसाद के पास लेकर आती है, जहां बालकनी में राम प्रसाद चेयर पर बैठे ठंडी हवाएं खा रहे थे। आशा, मेरी चाय लाई हो? हाँ, आपकी चाय लाई हूँ। तो मुंह क्यों बना हुआ है? पता है, आज मेरी सहेलियाँ मेरा कितना मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी तुम इतनी मॉडर्न और तुम्हारे पति इतने आउटडेटेड है। जरा आप भी थोड़ा सा अपने बालों और मूंछों को रंग करके तैयार होकर रहा करिए ना, अच्छा लगेगा। आशा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर भी तुम मॉडर्न और फैशनेबल तरीके से रहती हो, पर मैं तुम्हें मना नहीं करता। वैसे तुम भी मुझे बदलने की कोशिश मत करा करो, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, समझा करो प्लीज। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा हॉल में बैठी प्रिया से कहती है, प्रिया, आज तू फ्री है ना? मेरे साथ चल, हम बाजार से कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर आते हैं। हाँ मम्मी, चलो, मुझे भी पार्लर जाना है। जिसके बाद आशा प्रिया के साथ बाजार आ जाती है। प्रिया, थोड़े अच्छे वेजिटेबल्स देखकर खरीदना, मुझे झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह सब्जी मंडी में धनिया पुदीना खरीदना। मैंने पहले ही कहा था मुझे पार्लर जाना है, मैं तो चली पार्लर। अरे पर सुन तो। प्रिया आशा को छोड़कर पास के पार्लर में चली जाती है और आशा कमर दर्द बर्दाश्त करते हुए सब्जियां खरीदने लगती है। ये प्रिया और ये बैक पेन दोनों मुझे परेशान करते हैं। कितनी देर हो गई, अभी तक पार्लर से बाहर नहीं आई है। एक काम करती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगा। तभी आशा सब्जियों की थैली उठाकर घर आ जाती है और किचन में सब्जियां रखकर पसीना पोंछते हुए कहती है, ओह गॉड, मैं तो बहुत थक गई, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तभी अपने कमरे से नितिन और श्याम प्रसाद आवाज देते हैं, आशा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मेरी भी छुट्टी कैंसिल हो गई है, ऑफिस जाना होगा। ओफो, जिस दिन थक जाती हूँ उसी दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे बेहतर तो पहले खाना ही बना लेती हूँ, फिर आराम करूँगी। इतना सोचते ही आशा खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले अपने साथ खरीद कर लाई सारी सब्जियों को पानी से धोती है और आटा गूंद कर रोटियां बेल रही होती है। ये रोटी गोल क्यों नहीं हो रही और ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? आशा की आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं और अचानक वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद आशा जब आंखें खोलती है तो वो अपने कमरे में होती है और सभी लोग उसके पास खड़े हुए होते हैं। मैं कमरे में कैसे आ गई और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी, मैं तो पार्लर से घर आकर तुमसे मिलने किचन में आई, तब देखा कि तुम किचन में बेहोश पड़ी हुई थी। फिर मैंने भैया पापा को बुलाया और फिर सभी आपको कमरे में लेकर आए। मम्मी, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं, अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। तुम सिर्फ नाम की मॉडर्न हो आशा, जब आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तभी बैठ जाना चाहिए था, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती तो। मम्मी, मैं कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ, तुम प्रिया के साथ चली जाना चेकअप करवाने, और आज का खाना मैं बाहर से मंगवा ले रहा हूँ। जिसके बाद नितिन होटल से खाना मंगवा लेता है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आशा पूजा के साथ डॉक्टर से चेकअप करवाने जाती है, जहाँ डॉक्टर कहता है,
ज्यादा काम करने की वजह से आप बेहोश हो गई थी। घबराने की बात नहीं है, रेस्ट कीजिए और खाने पीने पर ध्यान दीजिए। मैं कुछ विटामिन की दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, रोज दोपहर को खाने के बाद ले लीजिएगा। डॉक्टर से आशा का चेकअप करवा कर प्रिया आशा को लेकर घर आ जाती है और सभी को आशा के बेहोश होने की वजह बताती है। कितनी बार कहा है ज्यादा थकान या भारी काम मत किया करो। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तभी अचानक श्याम प्रसाद की बहन सुधा आती है। भाभी आपकी बहू करेगी क्या? हाँ भैया भाभी, नितिन की शादी करवा दीजिए। वैसे भी नितिन 27 साल का हो ही गया है। पर ऐसे अचानक से किससे शादी करवा दूं? मेरी नजर में एक लड़की है, कहो तो मैं बताऊं? इतना कहकर सुधा निधि की फोटो निकालती है और उन्हें देते हुए कहती है, ये देखो भैया, बहुत सुंदर लड़की है और पढ़ी लिखी भी है। पर इसने तो सलवार सूट पहन रखा है। मुझे अपने बेटे के लिए मॉडर्न स्टाइलिश लड़की चाहिए। भाभी लड़की बहुत संस्कारी है और पढ़ी लिखी भी है, और बाकी जो आप सिखाना चाहो उसे सिखा देना। मुझे तो लड़की अच्छी लग रही है। नितिन बेटा तू बता, तुझे लड़की पसंद है? लड़की मॉडर्न या फैशनेबल हो, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए और मेरे परिवार के साथ घुल मिल कर रहे तो मुझे रिश्ता मंजूर है। बेटा इस लड़की में ये सारे गुण हैं। सुधा तूने लड़की देखी है ना, तो तू रिश्ता तय कर दे। सुधा निधि के साथ नितिन का रिश्ता तय कर देती है और शादी की तारीख भी तय हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और नितिन की शादी साधारण सी निधि के साथ हो जाती है और सीधी साधी निधि मॉडर्न आशा की बहू बन जाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर मेरी पहली रसोई में आप लोग क्या खाइएगा? भाभी मेरे लिए उपमा और रायता। बस बहू यही दो चीजें बना ले। जिसके बाद निधि किचन में आती है और खाना बनाना शुरू करती है। पहले उपमा और रायता बनाती है और मीठे में खीर और हलवा भी बनाती है और ले जाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू तुम तो अपनी सास से भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। भाभी खाना बहुत टेस्टी बना है, आज से आप ही खाना बनाया करना। वैसे सच में निधि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और एक बात, तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ, मम्मी का खास ख्याल रखना, उन्हें कोई काम न करना पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिए, माँ जी का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और इस घर को भी अपने घर जैसा संभालूंगी। निधि आशा की सारी जिम्मेदारियां ले लेती है और पूरे घर को संभालने लगती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन आशा अपने कमरे में बैठी होती है। अच्छा हुआ नितिन की शादी निधि से हो गई। जब से निधि आई है मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता है। कितने दिन हो गए मुझे सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करने का समय नहीं मिला। आज तो मैं शादी की अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट करूंगी। इतना बोलते ही आशा मोबाइल उठाती है और कुछ फोटोज स्क्रॉल करने लगती है। थोड़ी देर फोटोज देखने के बाद आशा सोशल मीडिया पर अपने कुछ अच्छे फोटोज पोस्ट करती है। कितने दिनों बाद कोई पोस्ट की है, देखती हूँ कितने लाइक आते हैं। फोटोज पोस्ट करके आशा बालकनी में श्याम प्रसाद के साथ चाय पीने चली आती है। माँ जी आप यहाँ पर है, आज रात के खाने में क्या बनाऊँ? निधि तुम्हारी मैरिज को 1 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। रोज रोज मुझसे खाने के बारे में क्यों पूछती हो? जो पसंद आता है बना लो। मेरी माँ ने कहा है सास ससुर के पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। गवारों वाली बात मत करो, जाओ किचन में जो है वो बना लो। निधि किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और थोड़ी देर में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले आते हैं। तभी आशा किसी से चैट कर रही होती है। आशा इतनी रात को किससे बात कर रही हो? नहीं किसी से नहीं, वो मेरा एक दोस्त है। आशा इतनी रात को अगर बहू तुमको किसी से बातें करते हुए देखेगी तो क्या सोचेगी? सो जाओ। इतना कहकर श्याम प्रसाद सो जाते हैं पर आशा रात भर मुस्कुराते हुए चैट करती रहती है। और फिर अगले दिन हॉल में, माँ जी आपकी आंखें सूजी हुई क्यों है? आप रात भर सोई नहीं क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस नींद पूरी नहीं हुई है। क्यों माँ जी? मेरी गवार बहू नहीं समझेगी, इसे बताना बेकार है। तू बहुत सवाल पूछने लगी है। ला मुझे सब्जियों का थैला दे, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। निधि आशा को सब्जियों का थैला लाकर देती है और थैला लेकर आशा बाहर निकल जाती है। तभी उसके मोबाइल फोन पर किसी का फोन आता है। हेलो गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो ना? कल रात तो बातें करते करते हम लोग सो ही नहीं पाए। आशा फोन पर बातें करते हुए चली जाती है। वहीं घर के अंदर निधि आशा को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। ये कुछ दिनों से माँ जी किससे हमेशा फोन पर बातें करती रहती हैं। खैर मुझे क्या, घर के काम कर लेती हूँ। इतना बोलते ही निधि घर के जाले साफ करने लगती है। तभी निधि की माँ का फोन आता है। अरे माँ का फोन। माँ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, वहाँ क्या हाल है? और तेरी मॉडर्न सास कैसी है? वो तो बेचारी अपने फोन से ही परेशान है, न जाने किससे बात करती है, रात भर सो ही नहीं पाती है।
देखना बेटी, संभाल के, तेरी सास बड़ी मॉडर्न है, कहीं कोई बाहर वाला ना रखा हो। माँ, तुम्हारी मजाक की आदत नहीं जाएगी। चलो, अभी मुझे बहुत काम करने हैं। कॉल कट करके निधि घर के काम करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और एक दिन सोसाइटी में एक बड़ी गाड़ी घर के फर्नीचर के साथ आकर रुकती है। अरे सोसाइटी में ये नया कौन आ गया? चलो कोई नहीं, पड़ोसन तो मिलेगी बातें करने के लिए। तभी टॉल, हैंडसम और गुड फिजिक वाला जयंत अपनी बाइक से आता है और मजदूर से कहता है, मैं ताला खोल दे रहा हूँ, आप लोग ये सारा सामान घर के अंदर रख दीजिए। जी साहब। लगता है अभी अकेले आया है, फैमिली बाद में आएगी। इसी तरह आसपास के सभी लोग अपनी अपनी बालकनियों से अपने नए पड़ोसी जयंत को देखने लगते हैं। यहाँ के सभी लोग मुझे कौवे की तरह ऊपर से क्यों देख रहे हैं? आशा ऐसी जगह पर कैसे रहती है? जयंत मजदूरों से अपने घर में सभी सामान रखवाता है और सारा सामान रखने के बाद मजदूरों को उनकी मजदूरी दे देता है। फिर आशा मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज हो जाएगी। आज बहुत थक गया हूँ, कल उससे मिलूंगा। जिसके बाद जयंत अपने कमरे में जाकर सो जाता है और इसी तरह रात होती है और हमेशा की तरह जयंत आशा से बातें कर रहा होता है। आशा, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? पूरा दिन तो हम बात ही करते हैं, तुम्हें तो सब पता ही है मैंने पूरा दिन कब क्या किया। हाँ मुझे पता है, पर तुम्हारे मुंह से सुनने में और मजा आता है। आज भी अच्छा फ्लर्ट कर लेते हो। जहाँ एक तरफ जयंत और आशा बात कर रहे होते हैं, वहीं गेट के पीछे छुपकर निधि आशा की बातें सुन रही होती है। माँ जी इतना मुस्कुराते हुए किससे बात कर रही हैं? कहीं सच में माँ जी का कोई बाहर वाला तो नहीं है? कहीं माँ जी ससुर जी को धोखा तो नहीं दे रही हैं? निधि खुद से बातें करते हुए अपने कमरे में चली आती है। जानती हो आशा, मैं तुम्हें कल एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? वो भी मुझे? पर क्या? अब सरप्राइज तो कल ही पता चलेगा ना। तभी श्याम प्रसाद कमरे में आते हैं और आशा जयंत का फोन काट देती है। किससे सरप्राइज लेने की बातें हो रही हैं? मेरा फ्रेंड कल मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है, उसी की बातें कर रही थी। अब तुम अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा बातें करने लगी हो। कौन है ये? ओह, तो आप पॉजेसिव भी होते हैं? इस तरह आशा श्याम प्रसाद की बात को मजाक में टाल देती है और सोने चली जाती है। और अगले दिन आशा गार्डन से वॉक करके आ रही होती है। तब आशा, ये तो जयंत जैसा लग रहा है। आशा यहाँ आओ। अरे ये तो जयंत ही है। तभी आशा मुस्कुराते हुए जयंत के पास आती है। सरप्राइज। अच्छा, तो कल तुम इस सरप्राइज की बात कर रहे थे, पर तुम तो कहीं और रहते थे, यहाँ कैसे आए? सारी बातें घर के बाहर ही कर लोगी क्या? घर के अंदर तो चलो, कॉफी पीते हुए बात करते हैं। अच्छा चलो। जयंत आशा को लेकर अपने घर में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है और छत पर कपड़े सुखा रही निधि ये सब देख लेती है। ये माँ जी सुबह सुबह संजान के घर क्यों चली गई? कल ही तो आया है। माँ जी की इससे इतनी जल्दी कैसे जान पहचान हो गई? तभी प्रिया छत पर आती है। भाभी, मम्मी कहाँ है? मुझे कपड़े प्रेस करवाने हैं। माँ जी तो उस नए पड़ोसी के घर चली गई हैं, पर माँ जी उसे कैसे जानती हैं? मम्मी बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेती है, इसीलिए चली गई होंगी। वैसे भाभी, आपको भी तो कपड़े प्रेस करने आता है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। हाँ ननन जी, क्यों नहीं। निधि प्रिया के कमरे में उसकी ड्रेस प्रेस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जयंत और आशा कॉफी पीते हुए बात कर रहे होते हैं। तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ कैसे आए? वैसे तो मैं यहाँ कभी आया नहीं हूँ, पर मुझे शहर शिफ्ट करना था तो सोचा क्यों न तुम्हारे घर के बगल में ही घर लेकर तुम्हें सरप्राइज कर दूं। और वैसे भी इस पूरे शहर में एक तुम ही तो मेरी अपनी हो। क्यों, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? आशा को बता दूं क्या कि मैंने शादी नहीं की है? नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं, मेरी फैमिली बाद में आएगी। अच्छा अच्छा, ओके, तो अब मैं चलती हूँ। आशा जयंत के घर से अपने घर वापस चली जाती है और नहाकर तैयार हो रही होती है। तभी श्याम प्रसाद आशा से कहते हैं, आशा बहुत दिन हो गए तुमने अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाया नहीं, आज अपने हाथों का बनाकर कुछ खिलाओ ना। क्यों, आपको तो निधि के हाथों का खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आज मेरे हाथ का खाना क्यों खाना है? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे हाथों के मीठे का स्वाद हर किसी के हाथ में है ही नहीं। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। जिसके बाद आशा तैयार होकर हॉल में आ जाती है। आज इन्हें अपने हाथों से इनकी पसंद का कुछ बनाकर खिला ही देती हूँ। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर सामान लेकर आती हूँ। इतना सोचते ही आशा थैला लेकर बाजार चली आती है और गाजर खरीद रही होती है। कितने रुपए के दिए गाजर? 25 रुपए किलो है। 1 किलो दे दो। सब्जी वाला आशा को गाजर दे देता है। तभी आशा की नजर पास में पड़ी लौकी पर पड़ जाती है। लौकी तो जयंत को बहुत पसंद है, क्यों ना आज उसके लिए खाना मैं बना दूं। उसकी पसंद की लौकी बना देती हूँ आज उसके लिए।
सब्जी वाले एक लौकी भी दे दो। आशा श्याम प्रसाद की पसंद के गाजर और जयंत के पसंद की लौकी खरीद कर घर चली आती है। चलो लौकी तो ले लिया, अब किचन में जाकर जल्दी से लौकी बनाऊंगी। आखिरकार ठंड में लौकी खाने का तो मजा ही अलग है। ये सोचकर आशा लौकी लेकर किचन में आती है और खुद ही लौकी की सब्जी बनाने लगती है। तभी निधि किचन में आती है। अरे माँ जी, आप वो भी किचन में, लेकिन क्यों? आप आराम कीजिए, खाना मैं बना देती हूँ। तभी निधि की नजर लौकी पर पड़ती है। माँ जी, आप लौकी की सब्जी किसके लिए बना रही हैं? हमारे घर में तो लौकी किसी को पसंद नहीं है। किसने कहा किसी को पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है, मैं लौकी की सब्जी खाऊंगी। हाँ तो माँ जी, मैं लौकी की सब्जी ही बना देती हूँ। नहीं नहीं, आज तो लौकी की सब्जी मैं ही बनाऊंगी अपने हाथों से। चल जा तू किचन से। आशा निधि को किचन से भगा देती है और खुद लौकी की सब्जी बनाने लगती है। अरे माँ जी, इस तरह आज लौकी की सब्जी क्यों बना रही हैं? वो भी अपने हाथों से। घर में तो किसी को पसंद भी नहीं है, ऐसे तो किचन में जाती भी नहीं है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर निधि घर के बाकी कामों में लग जाती है और आशा थोड़ी देर में लौकी की सब्जी बनाकर टिफिन में पैक करने लगती है। इतनी सारी लौकी की सब्जी बनी है, जाकर जयंत को दे आती हूँ। बेचारा वैसे भी घर पर अकेला है, कुछ खाया होगा या नहीं। ये सोचकर आशा लौकी की सब्जी लेकर जयंत के घर जाने लगती है। अरे क्या हुआ आशा बहन, कहाँ जा रही है ये टिफिन लेकर? कहीं नहीं, बस ये जयंत को देने जा रही थी। बेचारा घर में भूखा होगा, उसके घर में कोई है नहीं ना, इसलिए। इतना कहकर आशा जयंत के घर में चली जाती है। वहीं सभी पड़ोसन वैसे तो गुस्से में ही अपने घर वालों को भी भूखा छोड़ देती है या फिर बाहर से खाना मंगवाने के लिए कह देती है। तो फिर आखिरकार आज जयंत की इतनी चिंता क्यों कर रही है? इससे क्यों खाना देने जा रही है? हाँ बात तो तेरी सही है, इसका खुद का घर वाला बाहर से खाना मंगवा कर खाता है और ये किसी बाहर वाले को अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रही है। सोचने वाली बात तो है। बालकनी में कपड़े सुखा रही निधि पड़ोसनों की बात सुन लेती है। सभी आस पड़ोस के लोग जो सोच रहे हैं, कहीं वो सच ना निकल जाए। मेरी मॉडर्न सास सच में कहीं घर वाले और बाहर वाले दोनों का चक्कर न चला रही हो। मुझे अब नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आशा जयंत को टिफिन देकर वापस अपने घर आ जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन जयंत अपने बालकनी में खड़ा वर्कआउट कर रहा होता है। वर्कआउट करते वक्त तो ठंड में भी पसीना छूटने लगता है। एक काम करता हूँ, टी शर्ट उतार कर वर्कआउट करता हूँ। ये सोचकर जयंत अपनी टी शर्ट खोलकर वर्कआउट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सामने की बालकनी में बैठी कुछ लड़कियां जयंत के बाइसेप्स देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। वाओ यार, वो देखो क्या बाइसेप्स है उसके। हाय कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यार, क्या मस्त चीज है। आजकल के लड़के तो पतले से होते हैं, लड़कियों की तरह। लड़कियों की ये सारी बातें कमरे में खड़ी कुछ औरतें सुन रही थी। घर में इतना अच्छा फंक्शन है और घर की सारी बेटियां यहाँ बैठकर इस तरह इस लड़के को देख रही हैं। अरे लेकिन इसमें हमारी बेटियों की क्या गलती है? हमारे बच्चे तो नादान हैं। इस मुश्तंडे को शर्म होनी चाहिए। कैसे कपड़े खोलकर बालकनी में दौड़ रहा है। मेरा बस चले तो इसके पीछे कुत्ते छोड़ दूं। इसी तरह आसपास के लोग जयंत के बारे में अलग अलग बातें बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आशा बाहर से सब्जियां लेकर आ रही थी। तभी उसे कुछ पड़ोसन रोक लेती हैं। अरे आशा, पता है तुझे मेरे पड़ोस में जो नया लड़का आया है बड़ा चालबाज है। अरे हाँ, कल कुछ लड़कियों को देखा नहीं कि अपनी शर्ट उतार कर अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लगा। थोड़ा संभल कर रखना अपने घर की बहू बेटियों को, कहीं उसके चपेट में ना पड़ जाए। सभी की बातें सुनकर आशा अगले ही दिन जयंत के घर पहुंचती है। अरे तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? अरे नहीं, कोई काम नहीं था। बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम कल सुबह बालकनी में वर्कआउट कर रहे थे ना, तो अब से बालकनी में वर्कआउट मत करना। अरे लेकिन वो क्यों? देखो, अगर तुम्हें वर्कआउट करना भी है ना, तो कपड़े पहन कर किया करो, वरना यहाँ के लोग तुम्हें नजर लगा देंगे। पता है तुम्हें, तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे सब। जयंत आशा की बात समझ जाता है। वहीं ये सारी बातें घर के बाहर छुपकर निधि सुन रही होती है। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने माँ जी को इस तरह यहाँ आते हुए देख लिया और मैं उनकी सारी बातें सुन पाई। ये सब क्या हो रहा है? माँ जी इसके साथ इतना घुल मिल क्यों रही है? क्या कहीं यही तो नहीं है माँ जी का बाहर वाला? इसी तरह अब धीरे धीरे निधि को भी शक होने लग जाता है कि आखिरकार उसकी सास का घर वाला अलग और बाहर वाला अलग है। अब इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और एक दिन आशा अपनी बालकनी में खड़ी होती है। सुबह के 11 बज गए, अभी तक जयंत ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इतनी देर में तो जयंत 10 बार कॉल करके बातें कर लेता है। आज मैं ही कॉल कर लेती हूँ। तभी आशा अपना फोन निकालकर जयंत को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। ये जयंत फोन क्यों नहीं उठा रहा? आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा कुछ देर सोचती है,
फिर कहती है, मैं खुद ही उसके घर में देख कर आती हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इतना कहकर आशा जयंत के घर के बाहर आकर डोरबेल बजाती है, पर दरवाजा खुला होता है। मैंने जयंत को कहा था घर का दरवाजा बंद रखने, पर उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया फिर से। आशा जयंत के घर में चली आती है, जहाँ सारी चीज उथल पुथल की होती है। किचन, हॉल, लिविंग रूम, सब की चीज यहाँ वहाँ फैली हुई होती है और जयंत सोफे पर सो रहा होता है। जयंत उठो जयंत। अरे आशा, तुम यहाँ? जयंत घर का ये क्या हाल बना रखा है? आशा, तुम तो जानती हो ना कि मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए घर की ऐसी हालत हो गई है। नहीं नहीं, ऐसे घर में इंसान नहीं रहते हैं। चलो उठो, हम लोग मिलकर घर ठीक करते हैं। नहीं आशा, मैं कर लूँगा। नहीं उठो, हम लोग अभी घर ठीक करेंगे। आशा जयंत को जबरदस्ती उठाती है और जयंत के घर की साफ सफाई करने लगती है। और किचन साफ करते हुए जयंत और आशा एक दूसरे पर पानी के छींटे भी मारते हैं और खिलखिलाकर हंसते हुए काम कर रहे होते हैं। आशा और जयंत के हंसने की आवाज घर के बाहर तक आ रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए आशा रोज रोज इस लड़के के घर में इससे मिलने जाया करती है। आशा और जयंत को एक साथ देखकर सरस्वती निधि के पास आती है। क्या हुआ चाची, आप यहाँ? निधि बहू, तेरी सास कहाँ है? वो तो बाहर गई हैं। तेरी सास कहीं बाहर नहीं गई है, वो जो नया मुश्टंडा आया है ना सोसाइटी में रहने, उसके घर में है। उस मुश्टंडे की सोसाइटी की दूसरी लड़कियों पर गंदी नजर है, तेरी सास पर भी उसकी गंदी नजर है। इतना कहकर सरस्वती गुस्से में चली जाती है। चाची मुझे तो माँ जी पर भी शक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ माँ जी क्या कर रही हैं। निधि आशा की जासूसी करने के लिए जयंत के घर की खिड़की से झांकती है। आज तो ये पक्का हो ही जाएगा कि मेरी सास का कोई बाहर वाला है। निधि जयंत के कमरे में झांक ही रही थी कि तभी आशा को गोद में उठाए जयंत कमरे में आता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है और निधि इन सब की वीडियो बना लेती है। छी छी छी, माँ जी इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकती हैं? मैं ये नहीं होने दे सकती हूँ, अभी सभी को बुला कर लाती हूँ। निधि अपनी बनाई वीडियो लेकर घर वालों के पास जाती है और सभी को वीडियो दिखाकर आशा की सच्चाई सबके सामने लाती है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि आशा भी ऐसा कर सकती है। पर पापा जी, माँ जी ने सच में ऐसी हरकत की है। आप जल्दी चलिए वरना कहीं देर न हो जाए। आज तो आशा को जवाब देना ही पड़ेगा। निधि अपने परिवार को लेकर जयंत के घर के पास जाती है। वहीं सरस्वती भी समिति के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अरे ये मुश्टंडा हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ साथ औरतों को भी अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है, मारकर बाहर निकालो इसे। सोसाइटी के सभी लोग जयंत के घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं और एक पत्थर जाकर जयंत की आंख पर लगता है। अरे बाहर ये हंगामा कैसा? पूरी सोसाइटी मेरे घर के बाहर इकट्ठा क्यों हुई पड़ी है? अरे फरेबी, जल्दी बाहर निकल वरना हम तेरा घर मिट्टी में मिला देंगे। तभी आशा और जयंत बाहर आते हैं। आशा, तुम मुझे इस तरह धोखा दोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बस कीजिए माँ जी, और कितना ड्रामा कीजिएगा। आप अपने घर वालों के होते हुए भी बाहर वाले के चक्कर में पड़ी हुई हैं। हमें सारी सच्चाई पता चल गई है। नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इसे तो बोलने ही मत दो, इसकी नीयत तो मेरी बेटी के लिए भी खराब थी। मैं तो कहती हूँ इसके चेहरे पर कालिक पोत दो। खबरदार किसी ने जयंत को हाथ भी लगाया तो। तभी भीड़ आगे बढ़ती है और जयंत को घेर कर उसके चेहरे पर कालिख पोत देती है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं या इस उम्र में नैन मटक्का करके आप गलत कर रही हैं? निधि की बात सुनते ही आशा आगे बढ़ती है और निधि को जोरदार थप्पड़ मार देती है। चुप करो निधि, तुम जानती ही क्या हो मेरे और जैन के बारे में। और आप लोगों ने जो हरकत की है उसके लिए मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप लोगों पर मानहानि का केस लगवाऊंगी। आशा पुलिस को फोन लगा ही रही होती है कि तभी जयंत उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं आशा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। देखा आप लोगों ने, जिसे आप बुरा समझते हैं किस तरह वो आपको बचा रहा है। सोसाइटी के लोगों में फुसफुसाहट होने लगती है और पुलिस के डर से सभी अपने घर चले जाते हैं। माँ जी मुझे पता है ये आपका बाहर वाला ही है। जयंत मेरा बाहर वाला नहीं, मेरा बहुत करीब दोस्त है। स्टूडेंट लाइफ में हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ाई की है। और एक बात पता है, अगर मुझे जयंत पसंद होता तो मैं कब का इससे शादी कर चुकी होती। हमारी फैमिली भी एक दूसरे को पसंद करती थी, पर मुझे सिर्फ तेरे पापा जी पसंद आए। और जो इसने आपको गोद में उठाया था उसका क्या बहाना देंगी आप? तभी आशा अपने पैर पर लगी चोट सभी को दिखाते हुए कहती है, जयंत ने मुझे गोद में उठाया था क्योंकि मेरे पाँव में चोट लग गई थी और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। और निधि ने अपने शक की वजह से हम लोगों में गलतफहमी पैदा कर दी। आशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। भाभी, आज आपकी वजह से मम्मी पापा का बना बनाया रिश्ता खत्म हो जाता। शर्म करो थोड़ी आप। तभी की खरी खोटी सुनकर निधि को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे लगा आप घर वाला और बाहर वाले के चक्कर में फंसी हुई हैं। आशा निधि को माफ कर दो, उसने तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही चाहा था। निधि के माफी मांगने और जयंत के कहने पर आशा सभी को माफ कर देती है और पूरा परिवार वापस से हंसी खुशी रहने लगता है। और अब जयंत भी आशा के परिवार का हिस्सा बन जाता है। और अब जब भी जयंत को आशा से मिलना होता है तो वो उसके घर आकर सभी के साथ चाय पीते हुए बातें करने लगता है। और इससे ना तो निधि को तकलीफ होती है और ना ही बाकी के घर वालों को। और इस तरह घर वाला और बाहर वाला जो शक सबके मन में था वो भी खत्म हो जाता है।